आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खैर, आज हम एक ऐसे भ्रम को तोड़ने वाले हैं जिसे हम सब सच मान बैठे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा सारा डेटा बस यूं ही हवा में तैर रहा है या शायद किसी जादुई क्लाउड में सुरक्षित है ना? लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। आज हमारा पूरा फोकस उस छिपे हुए और सच कहूं तो बेहद कमजोर बुनियादी ढांचे को उजागर करने पर है, जो हमारे इस पूरे आधुनिक समाज को चला रहा है। तो चलिए इस अदृश्य इंटरनेट के भ्रम से पर्दा उठाते हैं। तो क्या होता है जब इस पूरी डिजिटल दुनिया में अचानक से अंधेरा छा जाए? जरा सोचिए। कोई मैसेज नहीं जा रहा, पेमेंट्स अटक गए हैं, नेविगेशन काम नहीं कर रहा। क्या ये महज किसी राउटर की खराबी है या कुछ बहुत बड़ा? चलिए इस डरावने परिदृश्य में गहराई से उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी ये दुनिया भर में जुड़ी हुई सभ्यता असल में कितनी असुरक्षित और नाजुक है। सबसे पहला और सबसे अहम पॉइंट जो हमें तुरंत समझना चाहिए वो है ये नंबर 95%। जी हाँ, पूरे वैश्विक इंटरनेट डेटा का 95% हिस्सा हवा या किसी सैटेलाइट से नहीं गुजरता। इसके बजाय ये समुद्र के नीचे बिछी हुई उन भौतिक फाइबर ऑप्टिक केबलों के जरिए यात्रा करता है, जो सच में बेहद संवेदनशील हैं। मतलब आसमान की ऊंचाइयों में नहीं, बल्कि गहरे समुद्र के अंधेरे में हमारी डिजिटल दुनिया की धड़कन बसती है। चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, हमारी नाजुक डिजिटल दुनिया। हमारी ये जो इंटरनेट की दुनिया है ना, ये किसी अभेद्य किले जैसी नहीं है। दुनिया की ये डिजिटल नसें असल में कितनी असुरक्षित हैं, ये सच में हैरान करने वाला है। गहरे समुद्र में भूकंप आ जाए, किसी बड़े जहाज का एंकर गिर जाए या मछली पकड़ने का जाल फंस जाए, कुछ भी हमारी कनेक्टिविटी को नुकसान पहुंचा सकता है। और हाँ, जानबूझकर की गई तोड़फोड़ का खतरा तो हमेशा बना ही रहता है। तो ये जो मिथक है ना कि हमारा डेटा एक सुरक्षित क्लाउड में है, वो बिल्कुल गलत है। हमारा डेटा बादलों में नहीं, बल्कि सचमुच समुद्र की गहराई में मौजूद तारों में है। अब आते हैं भाग 2 पर, इंटरनेट आउटेज या ब्लैकआउट की पूरी संरचना। इस टेबल को देखिए। अगर हम कनेक्टिविटी के प्राथमिक खतरों की बात करें तो हमें कई अलग अलग श्रेणियां दिखती हैं। सौर तूफान या चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं या फिर कटी हुई केबलों जैसी दुर्घटनाएं तो खैर आम हैं। साइबर हमले जैसे कि DDoS भी अक्सर होते रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा और उभरता हुआ खतरा है वो है सरकारी ब्लैकआउट। जानबूझकर किया गया शटडाउन अब महज एक तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि एक बहुत ही प्रमुख भू-राजनीतिक हथियार बन चुका है। जब कोई कनेक्शन टूटता है तो चीजें कैसे बिगड़ती हैं, ये स्टेप बाय स्टेप देखिए। ये किसी ताश के पत्तों के महल की तरह ढहता है। सबसे पहले आपका सोशल मीडिया और मैसेजिंग ठप होता है। फिर अचानक से ATM और आपके डिजिटल पेमेंट्स फ्रीज हो जाते हैं। इसके बाद उड़ाने और पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम रुक जाता है, क्योंकि नेविगेशन बिना इंटरनेट के चल नहीं सकता। और फिर शुरू होती है असली परेशानी। समाज में अफवाहें और दहशत आग की तरफ फैलने लगती है, जिससे हर तरफ एक व्यापक अराजकता पैदा हो जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 3 की ओर। 2026 का ईरान ब्लैकआउट, एक ऐसा उदाहरण जिसने दुनिया को चौंका दिया। इस ऐतिहासिक टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये सब रातों रात नहीं हुआ। दिसंबर 2025 में जो चीज़ महज कुछ इलाकों में छोटे मोटे व्यवधान के रूप में शुरू हुई थी, वो बहुत तेजी से एक पूरे राष्ट्रव्यापी शटडाउन में तब्दील हो गई। जरा सोचिए, एक पूरा देश 1248 से भी ज्यादा घंटों तक बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गया। यह इतिहास का सबसे लंबा राष्ट्रव्यापी ब्लैकआउट बन गया। अब इस पूरी घटना को निष्पक्ष रूप से समझना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ हम दोनों पक्षों के दावों को आमने सामने रख रहे हैं। हमारा काम किसी का पक्ष लेना नहीं है। एक तरफ ईरानी सरकार का दावा है कि ये कदम पूरी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, साइबर हमलों को रोकने और जासूसी से लड़ने के लिए उठाया गया था। वहीं ठीक इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का स्पष्ट दावा है कि इस ब्लैकआउट का मुख्य उद्देश्य विरोध प्रदर्शनों को दबाना और मानवाधिकारों के हनन को दुनिया की नजरों से छिपाना था। ये दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं जो इस घटना को बयां करते हैं। तो चलिए भाग 4 में देखते हैं कि इस भयंकर डिस्कनेक्शन की असल कीमत क्या चुकानी पड़ी। अगर हम सिर्फ आर्थिक नुकसान के इन आंकड़ों को देखें तो ये किसी बहुत बड़े वित्तीय झटके से कम नहीं है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों को मिला दें तो अर्थव्यवस्था को हर एक दिन, जी हां हर रोज, $80 मिलियन तक का नुकसान हो रहा था। और अगर इस पूरे शटडाउन के कुल नुकसान का अंदाजा लगाया जाए तो वो करीब $1.8 बिलियन तक पहुंच जाता है। ये आंकड़ा अपने आप में डरावना है।
लेकिन रुकिए, ये सिर्फ बड़े अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात नहीं है। इसका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ा। वित्तीय लेन देन में करोड़ों की गिरावट आई, ऑनलाइन बिक्री 80% तक गिर गई और कई स्टार्टअप्स तो दिवालिया ही हो गए। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो ये कि आधुनिक अस्पतालों को मजबूरन वापस कागज और कलम वाले मैनुअल चार्ट पर लौटना पड़ा। लोगों की जिंदगी सचमुच एक झटके में थम सी गई थी। और ये चीज हमें इस एक्सप्लेनर के सबसे डरावने और आखिरी हिस्से यानी भाग 5 तक लाती है, पूर्ण डिजिटल अलगाव। इस दौरान एक असली बिल्ली चूहे का खेल शुरू हो गया था। ये विरोधाभास देखिए, एक तरफ तो आम नागरिक थे जो किसी भी तरह बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए स्टारलिंक टर्मिनल्स की तस्करी कर रहे थे और वीपीएन का सहारा ले रहे थे, और दूसरी तरफ सुरक्षा बल घर घर जाकर सैटेलाइट डिश जब्त कर रहे थे, जीपीएस सिग्नल्स को जाम कर रहे थे, और तो और कनेक्शन का जुगाड़ करने वालों के लिए 10 साल तक की जेल की सजा का नियम लागू कर दिया गया। और ये सब किस लिए? इसका अंतिम लक्ष्य यानी एंड गेम था बैरिक इंटरनेट। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये देश के पूरे बुनियादी ढांचे को स्थायी रूप से एक ऐसे इंटरनेट में बदलने की योजना है जो बाकी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ हो। एक ऐसा सिस्टम जहां केवल चुनिंदा व्हाइट लिस्टेड चीजें ही चलेंगी और इंटरनेट का एक्सेस सिर्फ उन वीआईपी या गिने चुने लोगों को मिलेगा जिनके पास बाकायदा सरकार की सुरक्षा मंजूरी होगी। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचकर देखिए, जब किसी समाज की वो प्राथमिक डिजिटल जीवन रेखा जिस पर उसकी पूरी दुनिया टिकी है हमेशा हमेशा के लिए काट दी जाए तो क्या होता है? आधुनिक समाज का क्या भविष्य रह जाएगा जब कनेक्शन का ये बुनियादी अधिकार ही छीन लिया जाए? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको मिल